हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज वीडियो एकदम सुबह सुबह बना रहा हूँ मैं, 6 भी नहीं बजा अभी। सो रीज़न उसका ये है, आज से मेरा शूट स्टार्ट हो गया है कोविड के बाद। पहला दिन है आज शूट का, और अब ऐसे ही बनेंगे। सुबह मैं शूट करूँगा, सुबह मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर रास्ते में जाते वक्त या सेट पर या वापस आकर जैसा टाइम मिलेगा इसको अपलोड कर दूँगा। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जर्नी जो स्टार्ट हुई इसे मैं रोकूँ नहीं, जब तक मेरे से हो सके तब तक मैं इस तरह से चीज़ें करते रहूँ। बाकी आप लोगों का प्यार कितना मिलता है, कितना आपको ये पसंद आता है ये सीरीज़, ये चैनल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, और क्योंकि मैं आप लोगों को जब एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं भी बहुत कुछ नया सीखता हूँ, जो मैंने शायद इतने साल के एक्सपीरियंस से सोचा है, वो दिमाग में कहीं है, बट उसको मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो शायद मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे भी बेनिफिट हो, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एनीवे, आते हैं आज के मुद्दे पर। एक राइटर एक काल्पनिक दुनिया का ढांचा तैयार करता है पेपर पे, और एक डायरेक्टर उस ढांचे को, उस काल्पनिक दुनिया को हकीकत बनाता है, उसमें जान डालता है, कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, लोग क्रिएट करता है, घर क्रिएट करता है। वो काल्पनिक कहानी को सच्चाई में कैसे बदला जाएगा, एक एक काल्पनिक दुनिया बनाता है जिसमें लोग कैसे होंगे, जिसमें घर कैसे होंगे, जिसमें लोग बात कैसे करेंगे, वो बोलेंगे कैसे, उस दुनिया में और क्या क्या होगा, वो सब एक डायरेक्टर डिसाइड करता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ other respective department and respective jobs, but I think this is the best job in this world। मतलब इससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं है। मतलब आप सोचिए ना, इसको सोच के देखिए कितना एक्साइटिंग काम है। एवरी डे जब आप काम पे जाओगे, कुछ नया करना है आपको, कुछ नया क्रिएट करना है। तो मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट जॉब है। ठीक है, अब आते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फिल्म डायरेक्टर का पूरा जॉब डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कैसे वो क्या क्या करता है। कि अगर आपको एक घर बनाना है तो कैसे बनेगा, नींव डालनी पड़ेगी, फिर बिल्डिंग खड़ी हुई, फिर वॉल्स खड़े होंगे, फिर वो घर बनेगा, कितने कमरे आपको चाहिए, कितना क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से होगा। वैसे ही फिल्म बनती है, कैसे कब क्या करना है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। मतलब डायरेक्टर स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाता है वो, उसकी चीज़ ये हम आज एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ होती है कि देखो, ये एक्साइटिंग तो है, बट ये बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आपको जो आपकी फिल्म है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी दुनिया है, वो इमेजिनरी दुनिया है, बट वो आपको ऐसे बनानी है, ऐसे क्रिएट करनी है कि वो बहुत रियल लगे, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, है ना। आपको अलग बनानी है, बातों को समझिए। आपको अलग बनानी है, इंटरेस्टिंग बनानी है, एकदम फ्रेश बनानी है, जो इससे पहले इस तरह की दुनिया लोगों ने, मतलब इस तरह की चीज़ किसी फिल्म मेकर ने पहले ना की हो। टारगेट आपका वो है, और इस तरह से बनानी है कि बाकी लोगों को वो अच्छा लगे, वो पसंद आए, वो कनेक्ट हो जाए उससे, है ना। उनको बहुत रियलिस्टिक लगे, बहुत बहुत ऑर्गेनिकली आपको जो कहना है वो कहना है, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाए। सबसे चैलेंजिंग चीज़ है ये, अलग भी बनाना और ये भी करना है। ठीक है, अब लाइक एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, वो रियलिटी की कहानियाँ नहीं हैं, वो रियल में नहीं है, वो इमेजिनरी दुनिया है। बट डायरेक्टर्स ने, जो उनकी टीम है, उन्होंने ऐसे काम किया कि वो रियल लगती हैं। आप उनके साथ भी कनेक्ट हो जाते हो, आपको सच में लगता है थानोस कोई होगा, थॉर होगा, है ना, स्पाइडरमैन। ये सब कहानियाँ काल्पनिक है, बट उन्होंने काल्पनिक कहानी के भी लॉजिक और रीज़न दिए जिससे एक आम ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट हो पाए। शक्तिमान हमारा शो, तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है। शक्तिमान तो इतना रियल लोगों को लगता था कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। आप चेक करोगे तो आपको पता चलेंगे, मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे चैलेंजिंग रोल होता है। दूसरा जो सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है कि पूरी दुनिया इमेजिनरी है। ठीक है, अब इस इमेजिनरी दुनिया को आपने विजुलाइज किया है, जो आपके दिमाग में है। ठीक है, अब उस विजुअली दुनिया को आपको बाकी लोगों को एक्सप्लेन करना है, जो आपकी टीम है, ताकि जो आप सोच रहे हैं वो
उसको करने में आपकी हेल्प कर पाएँ, या क्योंकि देखिए एक एक आदमी, आप एक घर बनाना है, आपको एक इंजीनियर भी चाहिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी चाहिए, ठीक है, प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए। अब इनको आपको, अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं करोगे कि आपको कैसे क्या क्या करवाना है, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो अब ये इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन नहीं, आपको एक आपका आर्ट डायरेक्टर चाहिए होगा, आपको डिज़ाइन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर चाहिए होगा, ठीक है, आपके मेकअप मैन होंगे, आपके कैरेक्टर आर्टिस्ट होंगे, आपके एक्टर होंगे, है ना, आपका एडिटर होगा। इनको सबको आपको आपकी दुनिया दिखानी है कि वो कैसी है, ताकि वो लोग समझ सकें। अब एक आर्ट डायरेक्टर अगर नहीं समझेगा तो वो सेट और लोकेशन कैसे बनाएगा जैसे आपको चाहिए, है ना। तो वो एक इमेजिनरी दुनिया को इमेजिन जो आपने किया है, जो आपके दिमाग में है, वो एक्सप्लेन करना होता है, जिसका कोई, उसको कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि दो लोग अलग तरह से सोचते हैं, दो लोग सेम तरह से नहीं सोच सकते। तो आपको उनको कन्विंस भी करना होता है कई बार, नहीं आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे इस तरह से इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से चाहिए। तो ये दूसरा सबसे टफ काम होता है, यकीन मानिए बहुत टफ काम होता है, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं शूटिंग में, वो तो एक अलग ही बात है। उसमें आपको दिमाग का यूज़ करके किस तरह से उस ऑप्टिकल से निकलना है वो आपको सोचना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप शूटिंग करने जाते हो जो आप इमेजिन नहीं करते हो, वो प्रॉब्लम्स आते हैं, तब आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार वो राइट होता है, कई बार वो गलत भी होता है। आप गलतियों से भी सीखते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है आपको, तो आप उसको और बेटर कर पाते हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ता है। स्क्रिप्ट पढ़ने का मतलब जो पूरी चीज़ है, सबसे पहले वो स्टोरी पढ़ता है, फिर वो कैरेक्टर्स पढ़ता है, फिर वो स्क्रीन प्ले पढ़ता है, फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ता है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्रीन प्ले और डायलॉग मिक्स करके जो फाइनल आउटपुट आता है, स्क्रिप्ट फाइनल आउटपुट जो आता है वो स्क्रिप्ट होती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप आप क्यों इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे आप एक घर बनाते हो, सबसे पहले नींव बनाओगे ना, तो जो स्टोरी है वो नींव है, फिर वो कैरेक्टराइजेशन, मतलब एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले उस दुनिया की कहानी क्या होगी आपको वो जानना है। फिर उस कहानी को कहना कैसे है, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये राइटर ने सब लिखा हुआ होगा। अगर आप राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं तो राइटर का क्या काम होता है स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, लिंक में डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना। राइटर का काम, अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस कर रहा हूँ। तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कितने इंटरेस्टिंग हैं, आप विजुलाइज करोगे, फिर आपकी लोकेशंस कैसी हैं, क्या है, पूरी स्टोरी जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो समझोगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो पहले इन्हीं सब चीज़ों में जो आपको कमियां लग रही हैं, जो आपको विरोधाभास लगता है, कई बार स्टोरी इस तरह की है, कैरेक्टर इस तरह के, और कहना हमें ये है, तो ये फ्लो में नहीं जा रहा है, ऑर्गेनिक नहीं जा रहा है, जैसे मैंने बोला रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो आप उसको कैसे रियलिस्टिक बनाओगे। कुछ चेंजेस आप करते हो स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट्स के हिसाब से, शूट करने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो ऑर्गेनिकली आप पहले तो इसमें चेंजेस करते हो। जब एक बार स्क्रिप्ट लॉक हो जाती है तो फिर उसके बाद आपकी एक टीम होती है, डायरेक्शन टीम, वो फिर काम उसका शुरू होता है, एक शेड्यूल बनाता है, कितने दिन में आपको शूटिंग ख़त्म करनी है, कितने एक्टर लगने वाले हैं, कितनी लोकेशन लगने वाली है, क्या क्या होने वाला है, वो पूरा ब्रेक डाउन बनता है हर चीज़ का, फिर वो आपको दिखाया जाता है, फिर आप उसको अप्रूव करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मतलब वो ये कैसे निकालेंगे कि इतने दिन में शूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको अपनी डायरेक्शन टीम को एक ब्रीफ देना होता है, मतलब उनको वो दुनिया दिखानी होती है जो आप देख रहे हैं, जो आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से मैं शूट करना है, क्या सोच रहा हूँ, किस तरह का चीज़ें होंगी, क्या होगा, वो धीरे छोटे छोटे एलिमेंट में आप एक्सप्लेन करते हैं उनको, तो वो एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई इतने इस तरह की सोच है डायरेक्टर की, तो इतने दिन लग जाएंगे शूटिंग में, और इस तरह से ये होगा, इतने सीन है इस लोकेशन पे तो इतना टाइम लगेगा, तो वो एक आइडिया ले लेते हैं कई बार। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो आपके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है, तो आपकी स्पीड उसे पता है, आप कितने दिन में कितने सीन कर पाते हो, किस तरह से करते हो आप सीन को, किस सीन में आपको कितना टाइम लगता है, और आपने एक्सप्लेन भी किया होगा थोड़ा सा कि आप कैसे करने वाले हो फिल्म को, तो इस हिसाब से पूरा ब्रेकडाउन बनता है। फिर वो ब्रेकडाउन आप चेक करते हो, फिर आप वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं बाकी डिपार्टमेंट को, आर्ट डायरेक्टर को, कॉस्ट्यूम्स को, कि मैं किस तरह से कॉस्ट्यूम सोच रहा हूँ, किस तरह सिनेमाटोग्राफर को एक्सप्लेन करते हो, किस तरह से फिल्म का आउटपुट, किस तरह से फिल्म का लुक आता है। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है तो आप बहुत सारे रेफरेंसेस भी निकालते हो,
कोशिश ये की जाती है डायरेक्टर्स के द्वारा कि जो रेफरेंसेस निकाले वो किसी फिल्म से नहीं हो। अगर मान लीजिए आपको कोई लोकेशन लेनी है तो कोई फिल्म का सेट जो पहले शूट हुआ है या किसी एक्टर का कॉस्ट्यूम है तो वो पहले यूज़ हुआ है, वो ऑप्शंस आप ना दो, है ना। लोकेशन कैसे होंगे, है ना, फिल्म का फील कैसा होगा, वो कोशिश की जाती है कि वो रियलिस्टिक हो, रियल दुनिया से आप उठाओ, रियल लोकेशन, मतलब वो लोकेशंस आप एग्जांपल के तौर पे दिखाओ जो फिल्मी लोकेशंस नहीं, जिसमें शूटिंग नहीं हुई है, ठीक है। वो रियल लाइफ में बहुत सारी घर आपको दिखते हैं, आपने वो दिखाया कि भाई मुझे इस तरह का घर चाहिए, इस तरह के कॉस्ट्यूम चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, तो वो आप रियल उठाते हो। आप कोशिश करते हो फिल्मों से ना उठाओ, क्योंकि फिल्मों से अगर आप उठा रहे हैं तो वो चीज़ पहले हो चुकी है। अगर पहले हो चुकी है और आप वही दिखा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं। लेकिन कॉपी करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मान लीजिए आपको एक कोर्ट दिखाना है, कोर्ट रूम आप अलग नहीं दिखा सकते। कोर्ट रूम वैसा ही होगा जैसे पहले फिल्मों में यूज़ हुआ होगा, है ना। तो उसमें भी लोग अब अलग अलग तरह से करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसा होता है उस तरह से बहुत डिवीज़न कर रहे हैं। पहले तो एक ही तरह की कोर्ट दिखती थी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग तरह से फंक्शन करती है। मजिस्ट्रेट और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो उस हिसाब से अब उसको डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं फिल्म मेकर्स। तो फिर भी आप कोशिश ये करते हो कि जितना हो सके उतना अलग आप रखने की कोशिश करो चीज़ों को। फिर भी बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं वो, क्योंकि वो वही हैं ही, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर किसी की इंडियन शादी है तो शेरवानी और वो सारी चीज़ें उसे पहनानी ही है आपको, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन कोशिश आप ये करते हो जब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, तो जो आप रेफरेंसेस और बाकी चीज़ें दो वो रियल रेफरेंसेस हो और फिल्मी रेफरेंसेस ना हो, फिल्म के रेफरेंसेस ना हो। आपकी कोशिश ये रहती है। जब सब कुछ लॉक हो जाता है तो जब आप लोकेशन रेकी पे जाते हो, आपको हर जगह कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने से पहले, चीज़ें सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी स्टोरी टेलिंग में के हिसाब से काम करना होता है। मार्केटिंग के हिसाब से भी काम होता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। एंड में बताने का ये मतलब ये नहीं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखो तो इसलिए मैं एंड में बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। जिन्हें देखना है वीडियो वो देखेंगे। एंड में इसलिए बताऊंगा कि वो मार्केटिंग की चीज़ है। अभी हम क्रिएटिव बातें कर रहे हैं, अगर इसमें मैं मार्केटिंग की चीज़ें भी ऐड करूँगा ना तो वो खिचड़ी पक जाएगी और वो इम्पैक्ट इसका कम हो जाएगा या सही से आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसलिए मैं वो लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको अभी जो ध्यान देना है वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना है। आपको कहना क्या उसके हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आपको एक लोकेशन ढूंढना है जहाँ जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत गरीब है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक है। आपको एक गरीब लोकेशन ढूंढना है, तो गरीब लोकेशन कैसा होगा ये बच्चा भी आपको बता देगा जो 10-12 साल का हो। गरीब मतलब छोटा सा रूम, छोटी सी चीज़ें, ये होगा, ये बच्चा भी बता देगा, ठीक है। लेकिन अब ये डायरेक्टर और उस एक्सपीरियंस डायरेक्टर जिसको डायरेक्शन का एक्सपीरियंस है उसके और उस बच्चे में डिफरेंस क्या होगा वो समझिए। आपको गरीब दिखाना है, गरीब में भी उसका एक कैरेक्टर होगा, बहुत नेगेटिव है या बहुत गंदा है वो, तो वो नेगेटिव चीज़ें आप कैसे दिखाओगे। उस घर में एक छोटा सा भी घर बड़ा खूबसूरत दिखता है, वो घर बड़ा गंदा दिखेगा क्योंकि आपको उस कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाना है। कपड़े फैले होंगे, कहीं कुछ झूठे बर्तन होंगे, है ना, वॉल के कलर उस तरह के होंगे। हर कलर अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, उस हिसाब से आपको कलरिंग देनी पड़ेगी उसकी। तो ये जो है ना, ये लोकेशन भी एक कैरेक्टर होता है, समझिए आप। लोकेशन को भी आपको एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है, डायरेक्टर को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वो जो लोकेशन है वो निकल के आया। मान लीजिए वो पूजा वूजा करता है तो मंदिर आप एक छोटा सा बैकग्राउंड में रख सकते हो, ठीक है। अब उस मंदिर को अब आपको नोटिस करवाना है कि ये इतना घटिया इंसान है लेकिन फिर भी पूजा पाठ करता है, तो उसको कैसे नोटिस करोगे। छोटी छोटी मिर्ची लाइट उसमें लगा दी, ठीक है। तो मिर्ची लाइट जलेगी तो वो अगर आगे पीछे उस बैकग्राउंड में मंदिर दिखेगा, उसका वॉक है इधर से उधर या दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, पीछे मंदिर दिख रहा है तो दिख जाएगा। तो साइकोलॉजिकल दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में आप स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से जो आप कहना चाह रहे हो वो आप कह दोगे। तो वो बहुत ज़रूरी है इस तरह से कहना। अब वो नोटिस होना इसलिए भी ज़रूरी कि इतना नेगेटिव है, इतना गंदा घर है, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा करता है, भगवान की ये सारी चीज़ें रखता है, तो वो और इंटरेस्टिंग लग के निकल कर आएगा। तो वो बैकग्राउंड में जब लाइट जल रही होगी, छोटी छोटी मिर्ची, तो वो आपकी जो स्टोरी टेलिंग है उसको और इम्पेक्ट करेगा।
तो ये एक चीज़, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए कॉस्ट्यूम पर्सपेक्टिव से एक लड़की है जिसको आपको बहुत क्यूट दिखाना है, लड़की को हॉट दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, कैसा दिखाना है। हर तरह का कॉस्ट्यूम आपके साइकोलॉजिकल जो ऑडियंस बैठी होती है उसके दिमाग में एक अलग तरह का असर डालती है। तो आपको ऑडियंस को किस तरह की इमेज पोर्ट्रे करनी है अपने कैरेक्टर के, उस हिसाब से कॉस्ट्यूम्स होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करते समय। इस तरह से आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करके लोकेशन को एक जिंदा करते हो, लोकेशन को एक ज़िंदगी देते हो, लाइव बनाते हो उसको। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव दिखाना तो क्या क्या आपको करना है, पॉजिटिव दिखाना तो क्या क्या आपको करना है। तो इस तरह से आप लोकेशन लॉक करते हो, इस तरह से आप एक्टर लॉक करते हो, इस तरह से आप कॉस्ट्यूम्स लॉक करते हो, इस तरह से आप अपने कैमरामैन को ब्रीफ देते हो कि मुझे इस तरह की चीज़ें दिखानी है। वो भी, ये सब भी आपको रेफरेंस देते हैं। आर्ट डायरेक्टर आपको रेफरेंस देगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आपको रेफरेंस देगा, है ना। वो अपने रेफरेंस देंगे, अपने दिमाग से उन्होंने क्या सोचा है उस हिसाब से रेफरेंस देंगे। इनको कनेक्ट आपको करना है, ठीक है। कई बार आपको उनके रेफरेंसेस अच्छे लगते हैं क्योंकि जो आपने इमेजिनरी दुनिया उनको एक्सप्लेन की है, वो हो सकता है कि क्योंकि वो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक डिज़ाइनिंग का फील्ड है, तो वो हो सकता है अगर आपकी दुनिया को अच्छे से समझ जाएं तो जो आप नहीं सोच पा रहे उससे बेहतर वो सोच के ले आए, जो आपको और एलैबोरेट करके चीज़ों को बता पाए, है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं। सिम्बॉलिकली आपको स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना है। सिर्फ शॉर्ट्स, इसके बाद शॉर्ट डिवीज़न भी आता है। तो शॉर्ट डिवीज़न में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है स्टोरी टेलिंग। हर शॉर्ट का अपना एक मतलब होता है, ठीक है। आपको एक आदमी दिखाना है जो बहुत उदास है और बहुत परेशान है, ठीक है। तो एक वाइट शॉट में सब लोग अपने अपने जा रहे हैं, एक आदमी चलते हुए चला आ रहा है, अकेला सा, उदास सा, भीड़ में अकेला तन्हा सा खड़ा है। उसको आप कई तरह से दिखा सकते हो। हालांकि स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट को, कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट, डायरेक्शन का जो जॉब है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे जॉब हैं। तो ये एक वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में कि शॉर्ट डिवीज़न कैसे होता है, कैसे करते हैं, शॉर्ट डिवीज़न में स्टोरी टेलिंग कैसे ध्यान देते हैं, तो उस पर हम किसी और वीडियो में पूरी प्रॉपरली एक एक चीज़ पर एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शॉर्ट डिवीज़न किया जाता है। शॉर्ट डिवीज़न करने के बाद आपके वर्कशॉप भी हो जाते हैं, आपके एक्टर फाइनल हो जाते हैं। तब तक आप उनके साथ वर्कशॉप करते हो, उनको बताते हो कि आपके कैरेक्टर कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, क्या क्या करेगा, वो सारी चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के बाद उनके साथ वर्कशॉप करते हो, सीन किस तरह से होगा, मूड किस तरह से है मेरे कैरेक्टर का, उनको ढालते हो उस तरह से, ठीक है। ये सारी जब चीज़ें आप करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं। पहले तो एक मिनट में वापस से कनेक्ट तो जब सारी चीज़ें आपकी लॉक हो जाती हैं, एक्टर लॉक हो जाते हैं, लोकेशंस लॉक हो जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स लॉक हो जाते हैं, आपका शॉर्ट डिवीज़न लॉक हो गया, आप कितने दिन में कितने शॉट्स हैं, क्या क्या हर सीन में, उस हिसाब से आपने मार्किंग कर ली। तो जब आपने बिगनिंग में जो शेड्यूल बनाया था वो वापस से वर्क करता है, जो प्लानिंग थी आपकी वो सब वापस से वर्क करते हैं। उसका कई रीज़न होते हैं। बिगनिंग में जब आप बनाते हो तो आइडिया लेने के लिए बनाते हो, कितने दिन में शूट खत्म हो पाएगा, क्या होगा, तो उस हिसाब से बजट भी बनता है, कितने दिन में शूट हो रहा है, कितने आर्टिस्ट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, तो कितना बजट जा रहा है, कितने पैसे खर्चा होंगे, वो बिगनिंग में होता है। वो लेकिन रफ होता है, अब फाइनल बनता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मान लीजिए एक लोकेशन आपकी थी जिसमें एक हॉल भी था और बेडरूम भी था, लेकिन अभी आप हॉल कहीं और जिस तरह का आप चाह रहे हैं वो कहीं और मिला है आपको, बेडरूम जिस तरह का आप चाह रहे हैं वो किसी और लोकेशन पे मिला था। तो एक लोकेशन 2 लोकेशन में डिवाइड हो गई, तो उस हिसाब से शूटिंग भी उस हिसाब से डेज एडजस्ट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार एक आर्टिस्ट के आपने 4 से 5 सीन लगाए हुए हैं, जिस दिन आपने 4 से 5 सीन लगाए हुए हैं वो उस दिन हाफ डे है, फुल डे नहीं है, तो आप उसके साथ पूरे दिन काम नहीं कर सकते। 2 सीन कर सकते हैं, 2 कोई और डे के सीन्स इधर ऐड करने होंगे, ये सीन किसी और दिन जाएंगे, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके हिसाब से बजट भी ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है वो होती हैं। जैसे पहले आपकी जिमी जीप या कोई लग्जरियस इक्विपमेंट 1 या 2 दिन लग रहा होता था, अभी 4 से 5 दिन लग रहा है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो वो सब सेट की जाती हैं, ठीक है। वापस से एक फाइनल शेड्यूल बनता है, बाकी वापस से सारी चीज़ें फाइनल बनती हैं, उसके हिसाब से एक बजट बनता है। वो बजट अगर ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ज़्यादा जा रहा है
तो अब डायरेक्टर को ये भी है, बजट ओवर बजट जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसे काटनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसे मैनेज करनी पड़ती हैं। उसको बजट के बाहर जाकर नहीं सोचना है, बजट में ही सोचना है, ठीक है। तो बजट के हिसाब से वो बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है कि ये नहीं मैं इसकी जगह ये दिखाऊंगा लेकिन इम्पैक्ट वही आना चाहिए, तो वो उसको ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं। अब जो मैंने मार्केटिंग की बात बिगनिंग में की थी वो अब आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस यूथ है, पूरी फिल्म आप यूथ से रिलेटेड बना रहे हैं, तो आपका कहीं कोई गाना नहीं आ रहा है तो आपको कहीं गाना डालना पड़ेगा, कुछ रोमांस डालना पड़ेगा, कुछ छोटे मोटे कॉमेडी के सीन्स डालने पड़ेंगे। अगर वो नहीं है आपकी फिल्म में, आपने पूरी फिल्म लिख ली, आपकी स्टोरी के हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ा मार्केटिंग समझ के डालना पड़ेगा। एक डांस नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक रोमांटिक सीन होना चाहिए, ठीक है, हल्की छोटी बहुत कॉमेडी होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक कॉमेडी कैरेक्टर, आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो होना ही चाहिए। एक एक्चुअली 2 होने चाहिए कॉमेडी कैरेक्टर, 1-2 डॉग रख सकते हो आप फिल्म में। तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, जो आपकी स्टोरी टेलिंग को हिलाए नहीं। लेकिन ये आपको बाद में सोचना है। अगर आप ये पहले सोच कर आप लिखेंगे और पहले सोच के बाकी सब प्लान करेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे आप, स्टोरी आपकी ख़राब हो जाएगी। स्टोरी लॉक कीजिए, उसके बाद ये चीज़ें कीजिए, जहाँ फिट हो सकता है, कहाँ फिट हो सकता है, कहाँ नहीं फिट हो सकता। जब आपने पूरी फिल्म हर तरह से लॉक कर ली है तब आप इजीली सोच पाएंगे। तो ये सारी प्रिपरेशन करके आप शूटिंग पे जाते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो आपकी हर चीज़ पेपर पे है, आपका शॉर्ट डिवीज़न पेपर पे है, आपकी लोकेशन, लुक, किस सीन में क्या कॉस्ट्यूम देना है, सब पहले से डिसाइड है। एक्टरों को पता है उनको परफॉर्म कैसे करना है, तो चीज़ें आसान होनी चाहिए, है ना। शूटिंग तो सबसे आसान काम होना चाहिए, वो पिकनिक की तरह होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। शूटिंग क्यों टफ हो जाती है? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे ऑप्टिकल्स आते हैं जिनकी आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी दिन कोई ट्रैफिक है, उस दिन आपकी यूनिट लेट हो गई, किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन आपका जनरेटर ख़राब हो गया, किसी दिन कुछ भी हो गया, होता ही होगा ही, क्योंकि वो रियल लाइफ की चीज़ें करने जा रहे हो आप, ठीक है। रियल लाइफ में सारे ऑप्टिकल्स आते हैं और होते ही होते हैं। कई बार आप मान लीजिए आपने 2 कॉस्ट्यूम मंगाए, किसी को गोली लगनी है, ठीक है, फायर का इफेक्ट है, तो फायर जब गोली लगती है तो आपको 2 से 3 कॉस्ट्यूम मंगाने पड़ते हैं ताकि आपकी गोली जो लगे, मान लीजिए वो पहला शॉट जो आपने लिया वो परफेक्ट ना आ पाए, तो जो आप दूसरा शॉट लो तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2-3 कॉस्ट्यूम मंगा के रखे कि रीटेक अगर हुआ तो मैं सेफ रहूँ। लेकिन मान लीजिए वो तीन अपने मंगा के रखे तो तीनों ही एनजी हो गए, आपको वो शॉट मिला ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए डायरेक्टर की जॉब आसान नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि नहीं ये गड़बड़ है, ये नहीं, ऐसे नहीं, अब मैं ऐसे करूँगा। शॉर्ट डिवीज़न को आपको थोड़ी देर के लिए साइड रखना पड़ता है। कई बार आपके पास एक आर्टिस्ट है जो आज के बाद है ही नहीं और उस दिन शूटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसका सारा काम एनी हाउ ख़त्म करना ही है, तो आपका जो शॉर्ट डिवीज़न है उसके हिसाब से टाइम ज़्यादा चाहिए आपको। तो आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ता है कि जिससे उस पर्टिकुलर बंदे का काम उस टाइम में हो जाए, ठीक है। तो आपको स्पॉन्टेनियस शॉट टेकिंग चेंज करनी पड़ती है, लोकेशंस कई बार चेंज करने पड़ते हैं। अगर इस लोकेशन के बाद दूसरा सीन आपने उस लोकेशन पे सोचा है तो आपको शिफ्टिंग में टाइम लगेगा, कैमरा जाएगा, लाइटिंग वहाँ पे होगा, यहाँ पे लाइटिंग हो चुकी है तो आपको वो यहीं करना पड़ेगा। वो सीन वहाँ से यहाँ कैसे करें, वो इस लोकेशन पे कैसे हो सकता है, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप, वो सब सोचना पड़ता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है, इसीलिए डायरेक्टर बहुत दिमाग से लोग चूज़ करते हैं, बहुत टाइम लेके चूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि ये एक आम आदमी नहीं सोच सकता ये सब चीज़ें। जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई वो तो एक इमेजिनेशन, जब भी आप कोई भी दुनिया का आदमी स्टोरी सुनता है तो इमेजिन तो करता ही है। तो हम तो इनबिल्ट, हर आदमी इनबिल्ट डायरेक्टर है। तो मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊँ कि मैं अभी जाऊंगा, बस पकड़ूंगा, बस से इधर जाऊंगा, यहाँ से मेरा दोस्त मिलेगा, दोस्त से हम लोग साथ में जहाँ हमारा शूट है वहाँ पे सेट पे जाएंगे, तो आप तो जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो कि कैसा बस होगा, कैसा मेरा दोस्त होगा, कैसा जहाँ हम शूटिंग के लिए जिस सेट पे जा रहे हो वो कैसा होगा, इमेजिन करने लगते हो। तो ये हर आदमी डायरेक्टर है कुल मिला के, है ना। तो बट ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना, ये आपको सब डायरेक्शन में जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर आप काम करते हो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तब ये चीज़ें सीखते हो। और इसमें कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लोग नहीं उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते चीज़ें, बट कुछ जगह लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, है ना। तो ये होता है टोटल डायरेक्शन का पर्सपेक्टिव शूटिंग तक का।
इसके बाद इसी तरह से जब ये फिल्म एडिट में जाती है, तब आप एडिट में जब आप बैठते हो तब आप एज ए डायरेक्टर नहीं, आपको एज ए ऑडियंस समझिए। अब पोस्ट प्रोडक्शन का जितना काम है, एडिटिंग, म्यूज़िक, उसमें आपको एज ए डायरेक्टर नहीं, आपको एज ए ऑडियंस बैठना पड़ता है। कई बार आपको लगता है वो ये रिएक्शन बहुत अच्छा है, ये पूरा जाना चाहिए, लेकिन आपको फिल्म सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे की बनानी होती है। 2.5 घंटे के ऊपर आजकल कोई बना नहीं रहा है, और बनाना भी नहीं चाहिए। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो सही चीज़ नहीं है। तो ऑडियंस के हिसाब से वो जो रिएक्शन है आपको छोटे करने पड़ेंगे। वो पर्टिकुलर टाइम में फिल्म को एडिट करना है तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, उनको क्या सही लगेगा, क्या नहीं लगेगा। क्योंकि आपने फिल्म बनाई है, आपको शायद अगर आपको 4 घंटे की फिल्म है तो पूरी 4 घंटे की आपको पसंद आएगी, लेकिन वो आपको उसको 2.5 घंटा रखना है। 2.5 घंटा में बहुत सारी चीज़ें आपको काटनी पड़ेंगी जो शायद आपको अच्छी लगे। आपको सिर्फ अब उसके बाद वही चीज़ें रखनी है जो ऑडियंस को अच्छी लगे। म्यूज़िक भी आपको उसी हिसाब से करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद मार्केटिंग प्रोसीजर होता है, पीआर के साथ बैठ के पूरा प्लान करते हो किस तरह से आप फिल्म का प्रमोशन करोगे, है ना। अगर आपका यूथ बेस है तो आप कॉलेज टारगेट करते हो, बहुत सारे कॉलेजेस में लोग जाते हैं, बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं जो उस टारगेट ऑडियंस से रिलेट करते हैं, लोग वहाँ भी जाते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा प्लान होता है। तो मेन काम पहले जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें कई बार डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो उसके बाद पीआर टीम और बाकी चीज़ें टेक ओवर कर लेती हैं। इन्वॉल्व वो रहता है, थ्रू आउट रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा उसका उस पर दबदबा, वो होल्ड उतना उसका नहीं होता। वो पीआर टीम होती है, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, वो डिसाइड करते हैं। 3 डायरेक्टर के मेन काम होते हैं। आपकी जो दुनिया है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अब मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई मिस ना हो जाए कुछ। पहला तो आपकी जो दुनिया है वो बहुत अलग होनी चाहिए। उस तरह की फिल्म मेकिंग में किसी ने कुछ क्रिएशन आज तक ना किया हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बनाओगे, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया फ्रेश होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, और हर इंसान उसके साथ रिलेट कर पाए। तो वो कैसे करेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है, वो जो दुनिया है आपको वो अलग क्रिएट जो आपने सोचा है आप करोगे, वो कन्विंसिंगली आपको अपनी टीम को कन्विंस करना है, आपको उन्हें दिखाना है कि आप क्या देख रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर वो कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं, आप कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। आपको उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी दुनिया वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो लोगों को कैसे दिखानी है वो सोचना पड़ेगा आपको। वो धीरे धीरे जब आप डायरेक्शन की कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको आप सीखते हो, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हो, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन करना समझ जाते हो कि किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ। कुछ रेफरेंसेस भी आप दिखाते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है, क्योंकि अगर आप अलग तरह से सोच रहे हैं, आपका डीओपी, आपका जो कैमरामैन है वो अलग तरह से सोच रहा है, आपका आर्ट डायरेक्टर अलग तरह से सोच रहा है, आपके एक्टर अलग तरह से सोच रहे हैं, तो पिक्चर कभी अच्छी बन के आएगी नहीं। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका टीम सिलेक्शन होता है। अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको टीम सिलेक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने एक अच्छी टीम सेलेक्ट की है तो 90% आपने अपनी फिल्म, आपने अपना डायरेक्शन का काम कर लिया है। अच्छी टीम का मतलब क्या? अच्छी टीम का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा डीओपी ले लिया या बहुत बड़े एक्टर ले लिए जिनका बहुत नाम है, नहीं। आपको टीम सिलेक्शन करते समय आपकी जो सोच है उसको कौन एलैबोरेट करके बता सकता है। जब आप मिलते हो ना लोगों से, जो वाइब्स आपको आते हैं कि कितना कनेक्ट हो रहा है, कितना ये सही जा रहा है, वो होता है, ठीक है। ओवरऑल मार्केटिंग के हिसाब से आपको पैकेज भी देखना है। एक्टर नोन लेने हैं, बट वो लेने हैं जो आपकी वाइब्स के साथ मैच करें, जो आप जो सोच रहे हैं उसके साथ उनकी थिंकिंग मैच हो। नहीं तो आप जो फिल्म बनाने को जाते हो वो फिल्म कभी बनती नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी ऑप्टिकल्स आ जाते हैं। एक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, उसको उस हिसाब से करवाना होता है जिस हिसाब से वो सोच रहा होता है, तो वो फिर कभी आउटपुट उस तरह से निकल के आता नहीं। डीओपी अपनी तरह से सोचता है, बड़े डीओपीज अपनी तरह से सोचते हैं। तो वो जो भी आप जिनको भी सिलेक्ट कर रहे हो वो आप मेक श्योर करो कि वो आप जो सोच रहे हो उसके साथ वो मैच कर रहे हो, आप लोग सिंक हो, आपका ट्यूनिंग मैच कर रहा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी टीम के लिए बनाने के लिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में या कभी और मैं पूरा डायरेक्शन का एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। आज मैंने ओवरऑल बताया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।